बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज के इस लेक्चर के अंदर सेकंड ईयर बुक 2 हम डिस्कस करने जा रहे हैं यूनिट नंबर 8 चाइनीज़ वे टू प्रोग्रेस। और उसके साथ हमारा सेकंड टॉपिक आज का होगा इडियोमेटिक फ्रेजेस फ्रॉम 421 टू 430। फर्स्ट ऑफ ऑल हम डिस्कस करेंगे अपना फर्स्ट टॉपिक चाइनीज़ वे टू प्रोग्रेस। हमारा 8th प्रोज लेसन है और इसके अंदर जैसे हम टाइटल से देख रहे हैं चाइनीज़ वे टू प्रोग्रेस, चाइना का तरक्की करने का तरीका, ज़रिया, शाहरा, यानी किस तरीके से किन किन चीज़ों पर अमल पैरा होकर उन्होंने तरक्की की। स्टार्ट पे हमें राइटर यहाँ पे बताता है कि सबसे पहले तो दुनिया इस बात पर परेशान है और क्या नाम है मुसलसल ख़ुद को कोसती है कि कई 100 सालों तक चाइना को जो है ना वो दूर रखा गया दुनिया से, यानी इसको माना नहीं गया, इसको एक्सेप्ट नहीं किया गया और इस एरिए को फरामोश किया गया। और आज जब चाइना की इम्पोर्टेंस देखी जाती है, उसकी उभरती हुई मईशत देखी जाती है, तो दुनिया इस बात पर अफसोस करती है कि इसको पहले क्यों तस्लीम नहीं किया गया। इसके बाद चाइना के बारे में हमें चंद एक फैक्ट्स भी यहाँ पे बताए जाएंगे। जैसे बताया जाएगा कि चाइना एक ऐसी उभरती हुई मईशत है कि अब बेशुमार लोग, काउंटलेस जो लोग हैं वो हर साल चाइना विज़िट के लिए जाते हैं, देखते हैं वहाँ पर, वहाँ की गवर्नेंस को देखते हैं। और बहुत सारे मुल्कों के वफूद जो हैं वो चाइनीज़ प्रेसिडेंट के साथ हाथ मिलाना, उसके साथ हैंडशेक करना अच्छा समझते हैं, अच्छा शुगन समझते हैं और ख्वाहिश करते हैं कि उनको मौका मिले। और इस वक्त चाइना की इम्पोर्टेंस का ये लेवल है, वो चाइना जिसको कई सदियों तक फरामोश किया गया, जो दुनिया के नक्शे पर था ही नहीं, और जब उसने अपना आप मनवाया तो आज लोग चाइनीज़ प्रेसिडेंट के साथ मिलना मुख्तलिफ मुल्कों के जो वफूद हैं वो अच्छा समझते हैं। और कहता है कि जिस रेट से मुख्तलिफ मुल्कों के वफूद चाइना विज़िट के लिए जाते हैं, अगर चाइनी प्रेसिडेंट सब वफूद के साथ 1 बाय 1 करके हैंडशेक करता रहे तो उसका ये जो कंधा है वो उतर सकता है। यानी इतने ज़्यादा लोग चाइना विज़िट करने के लिए जाते हैं, आम पब्लिक, और उसके अलावा कितने इन्वेस्टर किस्म के लोग जो हैं, लेवल के जो लोग हैं वो भी विज़िट करने के लिए जाते हैं। इसके अलावा वो बताता है कि चाइनी जो प्रेसिडेंट है, करंट सिचुएशन ये है, लोग क्या नाम है इतना ज़्यादा हो गया मुतजस्सिस कि चाइना विज़िट करने के लिए, कि लोग चाइना विज़िट करने के लिए जाते हैं और मुख्तलिफ मुल्कों के जो वज़रा हैं वो भी विज़िट करने के लिए जाते हैं चाइना। तो कहते हैं कि चाइनी प्रेसिडेंट इस वक्त अगर तमाम जो वफूद आते हैं, जो डेलीगेशंस आते हैं मुख्तलिफ मुल्कों से, अगर वो सबके साथ खड़ा होकर यानी डेली बेसिस पे अपना टाइम अगर हर आने वाले डेलीगेशन को दे, तो कहते हैं कि जो कैमरे से बनने वाली तस्वीरें हैं और कैमरे के जो फ्लैश हैं उनकी वजह से उस चाइनी प्रेसिडेंट की आंखें चिंधिया सकती हैं। यानी यहाँ से हम ये चीज़ देख सकते हैं, अंदाज़ा लगा सकते हैं कि कितने लोग होंगे जो रोज़ाना की बुनियाद पे, डेली बेसिस पे कितने लोग हैं जो चाइना विज़िट के लिए जाते हैं। उनमें आम लोग भी शामिल हैं और उनमें हुकूमती लोग भी शामिल हैं। इसके बाद हमें बताया जाता है ये अब लिटिल बिट इम्पोर्टेंस के पहले चाइना की क्या सूरत हाल थी, फरामोश किया जाता था, दुनिया के नक्शे पर था ही नहीं। जब आया तो उसके बाद अचानक से उस कौम ने मेहनत की बहुत ज़्यादा, और मेहनत की रीज़न क्या थी वो हम लास्ट टॉपिक के अंदर डिस्कस करेंगे। स्टार्ट करते हैं कि चाइना ने तरक्की कैसे की। ये तो थी कि चाइनीज़ इम्पोर्टेंस क्या इस वक्त करंट सिचुएशन में। एग्जाम्पलरी सोशल एक्सपेरिमेंट नंबर 1, चाइना ने सोशलिज्म सिस्टम को चाइना ने अडॉप्ट किया। हुकूमत ने अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी ली, तमाम लोगों की रहायशी ज़िंदगी की, उनके खाने की, उनकी जॉब्स की, हर चीज़ की ज़िम्मेदारी जो वह हुकूमत ने अपने हाथों में ली और लोगों को जो हुकूमत के पास वसाइल थे उसमें से लोगों को भरपूर हिस्सा दिया। इसके अलावा चाइना ने सबसे पहला जो सिस्टम डेवलप किया वो था उनका एग्रीकल्चर सिस्टम। चाइना एक बहुत बड़ा ज़रूरी मुल्क भी है। चाइना ने अपने फार्मर्स को रेडी किया, मेंटली भी रेडी किया और उनको फुली इक्विप भी किया। उनको जितने टूल्स चाहिए थे एग्रीकल्चर के लिए चाइना ने फ्री ऑफ कॉस्ट फ्राहम किए। शुरू वाले दिनों में जब चाइना उभर रहा था एक मईशत बन के दुनिया के नक्शे पर, टूल्स उनको फ्री दिए। चाइना को फिर जो फर्टिलाइज़र चाहिए थे जो किसानों को, वो फ्री ऑफ कास्ट दी और उसके साथ सब्सिडी भी देते थे किसानों को। यानी फसलें उगाने के बाद किसान अपनी फसल मार्केट के अंदर सेल करता था, दरमियान में किसी मिडल मैन को अलाउ नहीं था, यानी कि डायरेक्ट सेलर को सेल की जाती थी, मिडल मैन नहीं था। इसकी वजह इसका फ़ायदा क्या होता था कि किसान को पूरे का पूरा प्रॉफिट मिलता था, पूरे का पूरा फ़ायदा जो था वो किसान को मिलता था। यानी कि एक तो फर्टिलाइज़र फ्री कर रहा था, टूल्स जो इक्विपमेंट्स चाहिए थे वो फ्री थे, और दूसरा डायरेक्ट अप्रोच थी किसानों की मार्केट के अंदर, मिडल मैन नहीं था। एक बहुत ज़बरदस्त पॉलिसी के साथ चाइना ने अपने एग्रीकल्चर को बहुत इम्प्रूव किया। और उसके बाद क्या किया कि चाइना ने अपनी खुद साख्ता मशीनें मुतारफ़ करवाईं। यानी चीनी किसान कभी भी इंपॉर्टेंट मशीन्स, इंपॉर्टेंट ट्रैक्टर्स, इंपॉर्टेंट जो चीज़ें थी जो ज़राअत के लिए इस्तेमाल होती हैं, टूल्स, वो कोई भी
चीनी किसान जो है वो अच्छा नहीं समझता गैर मुल्की चीज़ों पर को इस्तेमाल करना, बल्कि वो होम मेड जो प्रोडक्ट्स हैं उनका इस्तेमाल करते हैं। एक तो ये फ़ायदा होता है उन्हें कि जो होम मेड प्रोडक्ट्स होती हैं वो टैक्स फ्री होती हैं और वो उनकी लागत कम होती है, दूसरा उनकी एफिशिएंसी ज़्यादा होती है और तीसरा उनकी रिपेयरिंग का मसला नहीं होता। तो इस वजह से चीनी लोग इस वक्त भी तमाम अपनी होममेड चीज़ें इस्तेमाल करते हैं और उनके जो किसान है स्पेशली वो तमाम टूल्स इस्तेमाल करता है जो उनकी होममेड होती है, यानी इंडाइजीनियस जो मैन्युफैक्चरिंग मशीन्स होती हैं वो इस्तेमाल की जाती हैं। इससे भी उनकी क्या होती है, पैदावारी लागत कम हो जाती है। अगर गैर मुल्की मशीनें इस्तेमाल करें, उनको महंगी परचेज़ करके लेके आएँ तो पैदावारी लागत ज़्यादा हो जाएगी, पैदावारी लागत कम होती है जिसकी वजह से उन्हें मुनाफा और ज़्यादा उनका बढ़ जाता है। एक तो उन्होंने अपने एग्रीकल्चर सेक्टर को बहुत स्ट्रॉन्ग किया, फिर उसके बाद उन्होंने अपने सोशल सेक्टर को क्या नाम है, सोशल सेक्टर के अंदर उनकी जो इकोनॉमी थी उसको डिसेंट्रलाइज कर दिया। जैसे फैक्ट्रियाँ लगाने का सिलसिला था कि उन्होंने चाइना ने हर इलाके के अंदर फैक्ट्रियाँ लगाई, मिलें लगाई, तो एक सेंट्रलाइज नहीं किया इकोनॉमी को, डिसेंट्रलाइज कर दिया। यानी तमाम यूनिट्स फैक्ट्रियों के, मिलों के, कारखाने जितने भी थे वो सारे एक जगह पे लगाने के बजाय जिन जिन इलाकों के अंदर लोगों की पॉपुलेशन ज़्यादा थी उन इलाकों के करीब करीब लगा दिए। इससे फ़ायदा क्या हुआ कि उन इलाके के लोगों को करीब रोज़गार मिल गया, उनकी ट्रैवलिंग के एक्सपेंसेस बच गए और उनकी जो हाउस रेंटिंग थी वो बच गई अगर वो किसी और शहर जाके जॉब करते, यानी कि उनको घर के अंदर ही जॉब मिल गई, जिसकी वजह से वो जो खर्चा उनका एक्स्ट्रा होना था वो हुकूमत ने उनका खर्चा जो है वो महफूज करवा दिया, जिसकी वजह से क्या होगा, इकोनॉमी ग्रोथ करना शुरू कर गई बहुत ज़्यादा। रीज़न इज़ दैट कि वो काम टाइमली होता था, मज़दूरों को आने जाने में मुश्किल पेश नहीं आती थी और सेविंग मज़दूरों की ज़्यादा थी, जिसकी वजह से क्या होता था कि मज़दूर काम दिल लगा के करते थे और उसकी वजह से भी, यानी डिसेंट्रलाइज इकोनॉमी की वजह से भी चाइना ने बहुत ज़्यादा तरक्की की। और अभी भी इस चीज़ पर, इसी असूल पर अमल पैरा है कि कहीं पर भी वो सारे यूनिट्स एक ही जगह पर शिफ्ट नहीं करते। जैसे पाकिस्तान के अंदर हम लोग शहरों की खसूसियात जब देखते हैं तो हम देखते हैं कि फैसलाबाद मशहूर है, इंडस्ट्रियल स्टेट कहलाता है। यहाँ पर जितनी इंडस्ट्री है वो मेजर यूनिट्स इंडस्ट्री के यहाँ फैसलाबाद के अंदर लगे हुए हैं। सियालकोट की अगर हम बात करें तो सारा खेलों का सामान वहाँ बनाया जा रहा है। गुजरांवाला की बात करें तो सारा स्टेनलेस स्टील का कारोबार वहाँ पे हो रहा है गुजरांवाला के अंदर। यानी हमारे स्पेसिफिक एरियाज है जहाँ पर स्पेसिफिक लोग स्पेसिफिक काम कर रहे हैं। चाइना ने इस चीज़ को स्कैटर किया हुआ है ऑल ओवर द कंट्री, पूरे मुल्क के अंदर, हर सूबे के अंदर चाइना ने यूनिट्स लगाया हुआ है ताकि वहाँ पर रहने वाले लोग अपनी अपनी क्या नाम है, खसूसियात के मुताबिक, अपने अपने स्किल्स के मुताबिक अपने अपने मतलूबा काम को बखूबी सारे अंजाम दे सकें। तो इस काम से भी चाइना ने अपने मुल्क को संवारने में बहुत मदद ली है। फिर उसके बाद वो बताता है यहाँ तक तो था सोशल के उसने माशरे के अंदर एग्रीकल्चर को इम्प्रूव किया, इंडस्ट्री को किस तरह से फ्लोरिश किया और डेवलप कैसे किया, फिर इंडस्ट्री में काम करने वाले लोगों को उन्होंने कैसे बेनिफिट्स दिए। फिर उसके बाद चाइनीज़ स्टूडेंट्स, अब एजुकेशन की अगर हम बात करें तो एजुकेशन लेवल भी इस वक्त भी करंटली चाइनीज़ एजुकेशन लेवल बड़ा स्ट्रॉन्ग है, क्योंकि पूरी दुनिया के लोग स्कॉलरशिप पे वहाँ मूव कर रहे हैं और उनकी रिसर्च से चाइना फ़ायदा उठा रहा है। चीनी स्टूडेंट करता क्या है, एक चीनी स्टूडेंट से, एक फीमेल स्टूडेंट से इंटरव्यू लिया गया तो उसने बताया कि मैं सुबह 6 बजे उठती हूँ, उठने के बाद थोड़ा घर का काम करती हूँ और उसके बाद क्या करती हूँ 8 बजे के करीब स्कूल जाती हूँ और 8 से लेकर 11 बजे तक हमारी क्लासेस होती हैं और 11 बजे हमें छुट्टी होती है, 11 बजे वापस आती हूँ। आके फिर उसके बाद लंच वगैरह प्रिपेयर करना, लंच करना और उसके बाद थोड़ी रेस्ट करनी और उसके बाद 1:30 पे 1:30 बजे फिर दोबारा वापस स्कूल जाना, यानी एक अच्छी खासी ब्रेक और उसके बाद फिर दोबारा स्कूल जाना और 1:30 बजे से लेकर फिर 3 बजे तक वहाँ पर स्कूल के अंदर रिसर्च करनी, जो काम मॉर्निंग में पढ़ा था, जो किया था, उसको अब प्रैक्टिकल करके देखना या उसके बारे में मज़ीद डिस्कशन सेशंस 1.5 घंटे के अंदर अटेंड करने। 3 बजे वहाँ से स्कूल ऑफ, घर वापसी और उसके बाद घर आके उसने क्या करना है, कोई छोटे मोटे घर के काम, उसके बाद 4 बजे के करीब फ्री हो गए, उसने क्या करना है, टेलीविज़न चैनल भी देखना है, न्यूज़पेपर भी पढ़ना है उसने और फैमिली को भी टाइम देना है, उसके बाद स्पोर्ट्स को भी टाइम देना है और शाम 6 बजे के करीब उन्होंने खाना शाना खा के अपना डिनर करने के बाद फिर दोबारा से फैमिली के लिए भी टाइम निकालना है और 1 घंटा उन्होंने निकालना है अपनी पढ़ाई के लिए और उसके बाद इसी तरह, यानी ये रूटीन एक सर्कल जो है वो चीनी स्टूडेंट का है, जिसमें चीनी तालिब इल्म को क्या किया जाता है, ज़्यादा से ज़्यादा टाइम उन्हें क्या नाम है, फोकस नहीं किया, उन्हें परेशान नहीं किया जाता, बर्डनाइज नहीं किया जाता उन्हें, बल्कि उन्हें फ्रेश रखा जाता है, जिसकी वजह से क्या होता है कि उसके सोचने समझने की सलाहियत जो है उसमें इजाफा हो जाता है। अब एक बच्चा जो स्टडी को भी टाइम दे रहा है, जो पेरेंट्स को भी टाइम दे रहा है, जो स्पोर्ट्स को भी टाइम दे रहा है और जो सोशल मीडिया को भी टाइम दे रहा है, मीडिया को भी टाइम दे रहा है, यानी सारी चीज़ें, वो उसकी लाइफ एक बड़ी बैलेंस तरीके से चल रही है। इस तरह उसके काम करने की सलाहियत, उसके सोचने की सलाहियत में इजाफा हो जाता है। इसके अलावा फिर हमें बताया जाता है नेक्स्ट कि सोशल सिक्योरिटी बेनिफिट्स के बारे में
कि जैसे मैंने बताया कि चीनी जो लोग हैं उन्होंने, एक तो चीनी हुकूमत ने ये किया, चाइनीज़ गवर्नमेंट ने, कि डिसेंट्रलाइज कर दिया उन्होंने अपनी इंडस्ट्रीज़ को। दूसरे नंबर पे अब वहाँ पर जो काम करने वाले लोग हैं उन्हें क्या बेनिफिट्स दिए हैं। आम तौर पर जो मर्द हजरात हैं वहाँ पर काम करने वाले, उनकी एज 60 साल है, 60 साल तक के बाद उनकी रिटायरमेंट हो जाती है। और जो फीमेल है उनकी एज 55 साल के करीब है, यानी 55 के करीब उनको रिटायर कर दिया जाता है। और रिटायरमेंट के बाद जो उनकी लास्ट सैलरी होती है उसका 65 से 70% उनकी पेंशन लगा दी जाती है। यानी जितनी सैलरी थी वो सैलरी का 65 to 70% वो उनकी पेंशन लगा दी जाती है पर मंथ रिटायरमेंट के बाद। एक तो ये सोशल बेनिफिट दिया जाता है, सोशल सिक्योरिटी बेनिफिट। दूसरे नंबर पे जब वो काम कर रहे होते हैं, जैसे मेल हजरात काम कर रहे हैं फैक्ट्री के अंदर, अगर ड्यूरिंग जॉब ड्यूरिंग वर्क उनको कोई तकलीफ पहुंचती है तो मेडिकल बेनिफिट्स के अंदर ये है कि पहले अगर वो हॉस्पिटलाइज हो जाता है तो पहले 6 माह तक वो प्राइवेट अदारा या वो गवर्नमेंट अदारा जिसके अंदर वो जॉब कर रहा है वो फुली गारंटी देता है उसके इलाज मुआवजे की, यानी सारा खर्चा खुद उठाएगा और उसके साथ साथ तनख्वाह भी उसके घर पहुंचेगी। यानी 6 माह तक मुकम्मल तनख्वाह भी मिलेगी और उसके साथ साथ उसका जो मेडिकल के एक्सपेंसेस जितने हो रहे हैं वो सारे के सारे उसकी फर्म बर्दाश्त करेगी या हुकूमत बर्दाश्त करेगी। 6 माह के बाद भी अगर वो हॉस्पिटलाइज रहता है, उसकी बीमारी लंबी हो जाती है, तो उसके बाद उसको हाफ सैलरी पे की जाएगी, लेकिन मेडिकल के जो एक्सपेंसेस हैं वो सारे के सारे फिर वही अदा करेंगे जिस अदारे के अंदर वो जॉब कर रहा है। तो इस तरह से उन्होंने मेडिकली अपने लोगों को बड़ा सिक्योर किया, जिसकी वजह से कोई भी बंदा जाना वो परेशान नहीं है, इस मुसीबत का शिकार नहीं है कि अगर बीमार पड़ गया तो क्या नाम है, दिहाड़ी नहीं मिलेगी, माहाना तनख्वाह नहीं मिलेगी, गुजारा मुश्किल हो जाएगा, फैमिली का क्या बनेगा जो डिपेंडेंट है उसके ऊपर, उसकी सैलरी के ऊपर। इस तरह से उन्होंने सोशल सिक्योरिटी बेनिफिट्स में अपने वर्कर्स जो थे उनको सिक्योर किया। उसके बाद ख़वातीन को भी सिक्योर किया। ख़वातीन को एक तो ये जैसे मैंने बताया कि 55 पे उनको रिटायर किया। दूसरे नंबर पे प्रेगनेंसी की सूरत हाल में ख़वातीन को 2 महीने की पूरी छुट्टियाँ होती हैं और इन 2 माह की छुट्टियों की फुल सैलरी भी उसको पे की जाती है। इसके अलावा जो चीनी हुकूमत है वो साल में, इसके अलावा यानी ये तो आम छुट्टियाँ मेडिकल लीव्स हो गई या क्या नाम है, जैसे प्रेगनेंसी की सिचुएशन है इसके अंदर फीमेल को लीव्स दी जाती हैं। और इसके अलावा आम तौर पर साल के अंदर, साल ख़त्म होने के बाद 1 हफ्ते की छुट्टियां की जाती हैं तमाम वर्कर्स को। यानी 1 साल जिस बंदे ने एक फर्म के अंदर, एक गवर्नमेंट अदारे के अंदर कंप्लीट किया, उसको 1 वीक की छुट्टियां, अगर वो बंदा किसी दूर दराज इलाके का रहने वाला है तो उसे 2 हफ्ते की छुट्टियां की जाती हैं ताकि वो घर अपनी फैमिली को अच्छा टाइम दे सके। तो ये चंद एक सिक्योरिटी बेनिफिट्स हैं जो चीनी हुकूमत जो इस वक्त भी करंटली भी अपने लोगों को डिलीवर कर रही है, जिसकी वजह से लोगों की ज़िंदगी जो है वो फ्री ऑफ टेंशन है, वो परेशान नहीं है लोग, बल्कि अपने काम को बड़ी दिलजमी से करते हैं। तो सोशल सिक्योरिटी बेनिफिट जो है ये एक ऐसा सेक्टर, एक ऐसा फैक्टर है जिसकी वजह से हुकूमत क्या कर रही है, मुआशी तरक्की के अंदर ऊपर आ रही है। और उसके बाद हमें बताया जाता है कि हार्ट ऑफ मैटर इज टू रूट आउट सेल्फिशनेस। अब जिस तरह से सिक्योरिटी का ख्याल रखा जाता है, चीनी लोगों की हुकूमत का ख्याल रखती है, उनके लिए पॉलिसीज़ बनाती है, साथ ही लोगों को एजुकेट भी किया जाता है कि हार्ट ऑफ मैटर इज़ टू रूट आउट सेल्फिशनेस, कि असल मामला ये होता है कि इंसान अपने अंदर से खुद गर्जी को निकाल दे, सेल्फिशनेस ख़त्म कर दे। और हम देखते हैं कि चाइनीज़ लोग, चाहे वो किसी भी सूबे के रहने वाला, टोटल 26 प्रोविंसेस हैं, 26 प्रोविंसेस हैं चाइना के, और एक सूबा दूसरे सूबे से 4400 किलोमीटर के डिस्टेंस पे भी है, यानी 4400 किलोमीटर के फासले पर भी लोग रहते हैं। लेकिन लोग आज़ाद हैं, लोग खुद मुख्तार हैं, बल्कि यहाँ तक कहा जाता है कि कल अगर कोई मुल्क हमला भी करता है चाइना के ऊपर फॉर एग्जांपल, तो हर सूबे को इतना पावरफुल बना दिया गया है कि अगर वो सूबा चाइना से अलहदा भी होता है तो इसके बावजूद भी वो अपनी इकॉनमी को, अपनी मईशत को, यानी अपने आप के ऊपर वो गुजारा कर सकते हैं, बेहतरीन गुजारा कर सकते हैं। यानी उन्हें हुकूमत की सपोर्ट ना भी मिले तो भी वो लोग इस काबिल हैं कि वो अपने आप को मैनेज कर सकें। 4400 किलोमीटर के डिस्टेंस होने के बावजूद भी और इतने ज़्यादा सूबे होने के बावजूद भी उन्होंने लोगों को एजुकेट किया कि सेल्फिशनेस एक प्राइमरी फैक्टर है जिसकी वजह से कौमें तबाह होती हैं और हमेशा कौमें ज़वाल पजीर होती हैं। अब चाइनी के लोग हमें चाइनीज़ लोग नहीं बल्कि हमें चाइनी नेशन नज़र आती है, एक कौम, एक मुत्तहिद कौम नज़र आती है। और ये एजुकेशन उनकी प्राइमरी एजुकेशन का हिस्सा है कि जिसने भी काम करना है, 1 रुपये का भी बेनिफिट है तो उसका बेनिफिट चाइनीज़ गवर्नमेंट को मिलना चाहिए। और चाइनीज़ गवर्नमेंट को मिलता है तो चाइनीज़ गवर्नमेंट भी वो 1 रुपये का जो बेनिफिट है वो अल्टीमेटली डिलीवर करती है अपने ही लोगों को वापस, जिसकी वजह से चीनी लोगों का अपनी हुकूमत के ऊपर पूरा एतमाद है और वो पूरे एतमाद तरीके से और बड़े कॉन्फिडेंशली क्या करते हैं, अपने गवर्नमेंट को और अपने मुल्क को, अपनी कंट्री को सर्व करते हैं। तो ये जो एजुकेशन है कि सेल्फिशनेस, खुदगर्जी एक बेसिक फैक्टर है जो हमेशा कौमों का ज़वाल बनता है, ज़वाल का सबब बनता है, इस चीज़ को निकालने के लिए उस हुकूमत ने बड़ी कोशिश की है। और एट द एंड मौज़े तंग बताता है कि इट इज़ द पीपल एंड नॉट द थिंग्स दैट आर डिसीसिव।
इट इज़ द पीपल एंड नॉट द थिंग्स दैट आर डिसीसिव। चाइनीज़ अगर इस वक्त तरक्की याफ्ता हैं, अगर उनकी मईशत इस वक्त पीक पे चल रही है, तो उसकी रीज़न यही है कि उनका मानना है कि दुनिया चाहे जितनी मर्जी तरक्की कर ले, चाहे जितना मर्जी मशीनी दौर आ जाए, लेकिन हर दौर के अंदर हमेशा प्राइमरी इंपॉर्टेंस इंसानों की रहेगी। इट इज़ अ पीपल एंड नॉट थिंग्स दैट आर डिसीसिव। फैसला कुन चीज़ इस दुनिया की, इस ज़मीन की, इस अर्थ की फैसला कुन चीज़ मशीनें नहीं हैं बल्कि इंसान हैं। यानी वो इम्पोर्टेंस मशीनों को नहीं देते बल्कि वो इम्पोर्टेंस किन को देते हैं, इंसानों को इम्पोर्टेंस देते हैं, जिसकी वजह से चाइनीज़ जो है वो तरक्की कर गए। ये जो आखिरी लाइन है, अगर गवर्नमेंट का एटीट्यूड और बिहेव ये है कि हमारे लिए मशीनें इंपॉर्टेंट नहीं है बल्कि इंसान इंपॉर्टेंट है, तो अल्टीमेटली सारे बेनिफिट्स जो हैं वो पब्लिक को डिलीवर किए जाते हैं, जिसकी वजह से पब्लिक पूरा इंटरेस्ट करती है अपनी गवर्नमेंट के ऊपर और अपने पॉलिसीज़ के ऊपर, और एक मुकम्मल हम आहंगी नज़र आती है गवर्नमेंट और लोगों के माबैन, जिसकी वजह से चाइना आज एक उभरती हुई मईशत और एक उभरती हुई ताकत के तौर पर देखा जा सकता है। इस लेसन के अंदर चंद एक डिस्कशन हमने की। स्टार्ट में हमने देखा कि चाइना को फरामोश किया गया, फिर उसके बाद लोग आज पछताते हैं, मुल्क आज इस चीज़ पर अफसोस करते हैं कि हमने चाइना को पहले तस्लीम क्यों नहीं किया। इसके बाद चाइना ने तरक्की कैसे की, एग्रीकल्चर सेक्टर को इम्प्रूव किया, इंडस्ट्रीज को इम्प्रूव किया, लोगों की लाइफ को सिक्योर किया, स्टूडेंट्स की जो एजुकेशन सेक्टर है उसको उन्होंने आज़ाद किया, परेशानियों से आज़ाद किया, और चीनी स्टूडेंट के अंदर ज़्यादा से ज़्यादा समझने की और ज़्यादा से ज़्यादा रिसर्च करने की सलाहियतें पैदा की, और एट द एंड लोगों को इस बात का इंटरेस्ट दिया और यकीन दिलाया लोगों को इस बात का कि हमारे लिए चीज़ें मायने नहीं रखती बल्कि हमारे लिए लोग यानी आप मायने रखते हो, जिसकी वजह से हम आहंगी असल में चाइना को तरक्की के रास्ते पर ले गई। मूव करते हैं शॉर्ट समरी के बाद आज के इस पार्ट 1 की रीडिंग की तरफ। बुक 2 प्रोज चैप्टर नंबर 8 चाइनीज वे टू प्रोग्रेस। लाइन नंबर 1, फॉर 20 ईयर्स 20 साल तक चाइना ले फॉरगॉटन, चाइना को फरामोश किया जाता रहा, फॉरगेट किया गया, एंड वाज इवन कंफ्यूज्ड विद अ स्मॉल आइलैंड, और लोग कंफ्यूज थे, परेशान थे, समझा जाता था कि ये एक छोटा सा जजीरा है, वन ऑफ इट्स प्रोविंसेस, और शायद कोई एक सूबा है, एंड द फ्लेक्सिबल चाइनीज बॉम्बू कर्टेन was countered by a western curtain of rigid disregard। फ्लेक्सिबल का मतलब होता है लचकदार, और बम्बू कहते हैं बांस को, और कर्टन कहते हैं पर्दे को। चाइना के जो लचकदार बांस वाले जो पर्दे थे उसका सामना था मगरबी कर्टन ऑफ रिजिड डिसरिगार्ड। रिजिड कहते हैं सख्त को, डिसरिगार्ड का मतलब होता है नफरत वाले, और कर्टन पर्दे, यानी चाइना के जो लचकदार बांस वाले पर्दे थे उनको सामना करना पड़ रहा था मगरब के सख्त नफरत वाले पर्दों का। यानी क्या कहना चाह रहे हैं यहाँ पे कि चाइनीज़ लोग बड़े लचकदार थे, फ्लेक्सिबल लोग थे, उनकी पर्सनैलिटीज़ फ्लेक्सिबल थी और लोगों के साथ बड़ा खंदा पेशानी से पेश आते थे, बल्कि कहा जाता है कि शायद ये खंदा पेशानी वाला सिलसिला शुरू ही चाइनीज़ ने किया है। तो चाइना के इस बिहेव को सामना करना पड़ रहा था, किन का सामना करना पड़ा था, मगरब के सख्त रवैये का सामना करना पड़ा, क्योंकि मगरब उसको एक्सेप्ट नहीं कर रहा था। देन सडनली फिर अचानक दैट 1/4 ऑफ मैन काइंड, दुनिया की 1/4 आबादी, इनक्लोज्ड इन द वर्ल्ड्स थर्ड लार्जेस्ट कंट्री, जो दुनिया के एक तीसरे बड़े मुल्क के अंदर समाई हुई है, वाज ब्रॉट आउट ऑफ द मेमोरी एटिक, उसे याददाश्त के खानों से बाहर लाया गया। मेमोरी एटिक, याददाश्त के खाने, यानी जहन के वो खाने, याददाश्त के खानों से बाहर लाया गया। कि फरामोश किया जाता था कि ये सिर्फ लोग हैं, या सिर्फ एक सूबा है, या सिर्फ एक एरिया है। याददाश्त के खानों से बाहर लाया गया, मतलब कि अब उन्हें तस्लीम किया गया। विद अ लाउड बैंग, बैंग कहते हैं आवाज़ को, बुलंदो वाला आवाज़ को, सिर्फ तस्लीम नहीं किया गया बल्कि बुलंदो वाला आवाज़ों के साथ, पूरे शोर के साथ इसको तस्लीम भी किया गया। चाइनीज़ में हैव इंट्रोड्यूस अ सिमिलर पॉलिसी, स्माइल पॉलिसी। शायद चाइना ने ही स्माइल पॉलिसी जो है वो स्टार्ट की हो, खंदा पेशानी, स्माइल पॉलिसी, खंदा पेशानी की रवायत। बट द ऑक्सीडेंटल्स, ऑक्सीडेंटल कहते हैं वेस्टर्न्स को, मगरबी लोगों को, ऑक्सीडेंटल सर्टनली लॉन्च द वार्म हग, और मगरबी लोगों ने यकीनी तौर पर इनके लिए वार्म हग, गर्मजोशी से गले मिलना शुरू कर दिया। यानी जो ही चाइनीज़ ने वो खंदा पेशानी वाली पॉलिसी पे अमल पैरा हुआ, लोगों को अपनी तरफ अट्रैक्ट किया, तो तमाम मगरबी लोग जो सख्त रवैया रखते थे, गैर लचकदार रवैया रखते थे, उन्होंने बड़े खंदा पेशानी के साथ इस कौम को गले लगाना शुरू किया। द क्राउड ऑफ ऑफिशियल विजिटर्स टू पीकिंग, और इस वक्त पीकिंग शहर के अंदर जो ऑफिशियल विजिट्स होते हैं, जो सरकारी सतह पर दौरे होते हैं, परफॉर्मिंग अ डिवोटेड कोजाई पिलग्रिमेज, कोजाई पिलग्रिमेज कहते हैं चीनी ज़ुबान के अंदर, चाइनीज़ जो बुद्धिस्ट लोग हैं, चाइना के अंदर जो मेजर इस वक्त रिलीजन है बुद्धिस्ट है, और बुद्धिस्ट जो लोग हैं वो क्या करते हैं, यात्रा पे निकलते हैं। जिस तरह हम लोग प्रे करते हैं,
ठीक है। इसी तरह जो होती है उनकी क्रिश्चियन चर्च के अंदर वो क्या नाम है इबादत करते हैं सॉरी। इसी तरह जो चीनीज जो बुद्धिस्ट लोग जो प्रे करते हैं उसको क्या बोला जाता है, क्वज़ाई पिलग्रिमेज, यात्रा करना। इस वक्त कहते हैं चाइना के अंदर जो ऑफिशियल सरकारी दौरे होते हैं, पीकिंग परफॉर्मिंग अ डिवोटेड क्वज़ाई पिलग्रिमेज इज नाउ मोर न्यूमरस दैन द बटालियंस ऑफ ट्रेडर्स। बटालियंस कहते हैं लश्कर को, और ट्रेडर्स ताजर हु गो ट्वाइस ईयरली टू द ट्रेडिशनल कैंटन फेयर। कैंटन एरिया का नाम कैंटन मेला, चाइना का बड़ा मशहूर मेला है। मैं समझा देता हूँ, उसके बाद हम इसको रीड करते हैं कि इस वक्त करंट सिचुएशन ये है कि चाइना मेले के ऊपर आम लोग जो जाते हैं मेला देखने के लिए पूरी दुनिया से, जैसे मुसलमान पूरी दुनिया से हज के लिए सालाना सऊदी अरब का रुख करते हैं, कैंटन फेयर को भी अटेंड करने के लिए पूरी दुनिया से लोग जाते हैं। कहता है कि इस वक्त सूरत हाल ये है कि कैंटन फेयर में जाने वाले लोगों की तादाद, उन ताजरों की तादाद बहुत कम है उन लोगों की निस्बत जो पूरी दुनिया के सरकारी लोग दौरा करने के लिए पीकिंग जाते हैं। यानी अब गवर्नमेंट के लोग ज़्यादा से ज़्यादा मूव करते हैं, पॉलिसीज़ के अंदर इनको शेयर दिया जा रहा है चाइना को। अब आम लोगों की निस्बत जो बाकी दुनिया की हुकूमतें हैं उनके जो वज़रा हैं वो ज़्यादा से ज़्यादा पीकिंग की तरफ मूव करते हैं बजाय आम लोगों के। यानी चाइनीज़ इंपॉर्टेंस दिखाई जा रही है यहाँ पर। 73 years old चुएन लाई, 73 साल चुएन लाई will end up dislocating his right hand। कह रहा है कि 73 साल चुएन लाई जो उनका क्या नाम है सदर था, वो कह रहा है डिसलोकेटिंग हिज राइट हैंड, उसका जो दायां हाथ है वो क्या हो जाएगा, उतर जाएगा, डिसलोकेट हो जाएगा, उतर जाएगा। इफ़ ही गोज ऑन शेकिंग इट एट द प्रेजेंट रेट। यानी जितनी अभी ऊपर हम लाइन हमने पढ़ा कि बेशुमार दुनिया के वज़रा आम लोगों से भी ज़्यादा विजिट के लिए वहाँ पे जाते हैं। तो कहता है अगर इसी शरह के साथ उसने लोगों के साथ हाथ मिलाना जारी रखा वज़रा के साथ, तो उसका ये जो दायां कंधा है वो उतर जाएगा। विद डेलीगेशन रनिंग इनटू हंड्रेड्स ऑफ पीपल एट अ टाइम, हिज आईज ब्लाइंडेड बाय द कॉन्स्टेंट फ्लैशिंग ऑफ द ऑफिशियल सोवेनियर फोटोग्राफ्स। सोवेनियर कहते हैं यादगारी तस्वीर। गवर्नमेंट के ऑफिशियल जब विजिट्स होते हैं और गवर्नमेंट और मिलने के बाद उनकी जो प्रेस कॉन्फ्रेंस होती हैं उनके अंदर क्या होते हैं, उनके सोवेनियर फोटोग्राफिंग होती है, यानी कि उनकी यादगारी तस्वीर उतारी जाती है कि कौन कौन से लोग विजिट के लिए कब कब आए थे। तो कहते हैं कि यादगारी तौर पर सरकारी तस्वीर बनाते हुए जितने लोग विजिट के लिए जाते हैं, सूरत हाल ये कि अगर वो सब वफूद के साथ खड़ा होकर तस्वीरें बनाए तो उसकी आंखें चिंधिया जाएंगी, उसकी आंखें ब्लाइंड हो जाएंगी। समझ आ रही है, यानी कि हाथ मिलाएंगे तो उसके क्या हो जाएगा, बाजू उतर जाएगा, और अगर वो साथ खड़ा होकर वफूद के साथ यादगारी सरकारी तस्वीर बनाए तो उसकी आंखें चिंधिया सकती हैं। द क्यू ऑफ कंट्रीज, मुल्कों की कितारें, ऑन द वेटिंग लिस्ट, जो वेटिंग लिस्ट के ऊपर हैं, टू रिकॉग्नाइज द पीपल्स रिपब्लिक ऑफ चाइना, जो इस वक्त चाइना को तस्लीम करने के लिए बिल्कुल तैयार हैं, इज़ ग्रोइंग लॉन्गर, वो बढ़ती जा रही हैं विद द माउंटिंग अवेयरनेस। माउंट का मतलब होता है बढ़ना, इंक्रीज होना। अवेयरनेस आगाही ऑफ द अब्सर्डिटी, अब्सर्डिटी कहते हैं हमाकत को, बेवकूफ़ी को, ऑफ द पास्ट ओब्लिवियन, ओब्लिवियन कहते हैं क्या नाम है जोश को, जज्बे को, आर अ पोलिटिकल गिल्ट कॉम्प्लेक्स, या सियासी एहसास जुर्म। माजी के अंदर लोगों के अंदर वो जो एक सियासी एहसास जुर्म होता था या फरामोश कर देना, फरामोश कर देने की एक जो तरकीब थी कि यार चाइना पता नहीं एक सूबा है, ये चंद लोगों पर मुश्तमिल एक आबादी, एक एरिया है। अब लोगों के अंदर एहसास जुर्म बढ़ता जा रहा है कि हमने पहले चाइना को तस्लीम क्यों नहीं किया। इन्होंने अपने आप को इस कदर मनवा लिया है कि अब उन मुल्कों की कितार, उन मुल्कों की लाइन, उन मुल्कों के नंबर रोज़ बरोज़ बढ़ते जा रहे हैं जिन्होंने इससे पहले चाइना को फरामोश किया हुआ था तस्लीम करने के हवाले से। चाइना इज़ नाउ द फैशन अराउंड द वर्ल्ड। अब चाइना पूरी दुनिया के अंदर एक फ़ैशन की हैसियत इख्तियार कर गया है। एंड इन नो अनसर्टन टर्म, और गैर यकीनी इस्लाह नहीं है। एवरीवेयर पॉलिटिशियंस ऑफ द मोस्ट कंजर्वेटिव एंड बर्गीज़ काइंड, कंजर्वेटिव कहते हैं कदामत पसंद को, पुराने ख्यालात वाला, और बर्गीज़ कहते हैं मुतवस्सित तबके को, यानी जो एवरेज फैमिलीज, एवरेज कंट्री से बिलोंग करने वाले लोग हैं, ठीक है। बर्गीज़ काइंड आर अटेम्प्टिंग टू रीबिल्ड फॉर देमसेल्व्स अ कंप्रोमाइज करियर बाय साइनिंग द प्रेजेस ऑफ माओ ज़ेडुंग। अब ये क्या किया जा रहा है भला, कि ये कोई गैर यकीनी इस्तिलाह, ये ऐसी बात नहीं है कि जिसके अंदर कोई शक हो। दुनिया, तमाम दुनिया के सियासतदान इस वक्त क्या कर रहे हैं, जो कदामत पसंद और मुतवस्सित तबके से ताल्लुक़ रखने वाले सियासतदान हैं, वो माओ ज़ेडुंग की तारीफ़ कर रहे हैं ताकि दुनिया में उनका नाम भी इसकी मुनासबत से बुलंद हो सके, मशहूर हो सके। यानी लोग अपने नाम की मुनासबत चाइना के साथ रखना बेहतरीन समझते हैं, बल्कि लोग इसकी ख्वाहिश करते हैं कि हमारा नाम भी जो वो चाइना के साथ लिया जाए। इसी वजह से दुनिया के सियासतदान आर द मोस्ट कंजर्वेटिव एंड बर्गीज, जो मुतवस्सित तबके वाले या कदामत पसंद थे, आर अटेम्प्टिंग टू रीबिल्ड फॉर देमसेल्व्स आर कंप्रोमाइज करियर। अब वो एक मसालहती रास्ता इख्तियार कर रहे हैं, कंप्रोमाइज करियर, बाय सिंगिंग द प्रेजेस ऑफ माओ ज़ेडुंग। क्या, कैसे करके, माओ ज़ेडुंग की तारीफ़ करके।
एन एग्जाम्पलरी सोशल एक्सपेरिमेंट। अब चाइना ने तरक्की करने के जो मेथड्स अपनाए, जो उसके रूट्स थे, फर्स्ट वन एग्जाम्पलरी सोशल एक्सपेरिमेंट। उन्होंने समाजी उनका तजर्बा कैसा रहा, समाज को बेहतर करना, मुआशरती तजर्बा। When confronting the enigma of the Chinese planet, enigma कहते हैं मुअम्मे को, पहेली को, यानी ऐसी चीज़ जो जल्दी समझ में ना आए, रिडल जैसे होती हैं। When confronting the enigma of the Chinese planet, जब हम चीनी दुनिया को यानी चीनी इलाके की पहेली को, मुअम्मे को देखते हैं, too many westerns have forgotten the एशियाटिक बैकग्राउंड, तो बहुत सारे लोग इसकी जो एशियाई पस मंज़र है, एशियाटिक बैकग्राउंड, एशियाई पस मंज़र, एंड पेनफुल कलोनियल हिस्ट्री, और इसकी जो तकलीफ़ दे है, पेनफुल तकलीफ दे कलोनियल, इसकी नौ आबादियाती, यानी जब ये चाइना बन रहा था, जब ये चाइना डेवलप होना शुरू हुआ था, उस वक्त चाइना किस तकलीफ़ के अंदर था एशिया के अंदर, इस चीज़ को लोग नहीं याद करते, इस चीज़ को लोग भूले हुए हैं। बट व्हेन द कम्युनिस्ट केम टू पावर, लेकिन जब कम्युनिस्ट पार्टी, कम्युनिस्ट लोग 1949 के अंदर पावर में आए, द वास्ट मेजॉरिटी ऑफ द कंट्री कैरिड ऑन एज इट हैड बीन डूइंग फॉर द पास्ट 2000 ईयर्स। तो बहुत सारे लोगों ने इस पार्टी का साथ दिया, वो तमाम लोग जो पिछले 2000 सालों से अपने अपने रस्म व रवाज पर अटे हुए थे। इन एन अर्ली आयरन एज इकॉनमी, और ये उनकी अर्ली आयरन एज इकॉनमी थी, यानी वो इकॉनमी थी जिसको उन्होंने स्टार्ट किया था, भी आगाज़ किया था। यानी चाइना जब आज़ाद हुआ 1949 के अंदर, जब इसको तस्लीम किया गया, उस वक्त के वो तमाम लोग, वो तमाम कबाइल चाइना में रहने वाले जो अपने अपने रस्म व रवाज के मुताबिक ज़िंदगी बसर कर रहे थे, उन लोगों ने भी कम्युनिस्ट पार्टी का साथ दिया ताकि वो एक इस पूरे इलाके को एक मुल्क की शक्ल दे सके और एक बेहतरीन इकॉनमी को तश्कील दे सकें। एंड ऑन काउंटलेस ओकेजन, और बेशुमार मौक़ों पर, ड्यूरिंग आवर विजिट्स टू द एग्रीकल्चर कम्यून्स, कहते हैं कि बेशुमार मौक़ों पर जब देखा गया एग्रीकल्चर कम्यून्स को, ज़रूरी इलाकों को देखा गया, वी वर प्राउडली टोल्ड, तो हमें बड़े फ़ख्र से बताया गया ज़रूरी इलाकों के बारे में, हियर वी डिडंट इवन हैव द लाइफ ऑफ द ऑक्सन एंड हॉर्सेस, कि इससे पहले जब तक कम्युनिस्ट बरसरे इक़्तिदार नहीं आए थे, जब चाइना आज़ाद नहीं हुआ था, जब उनकी कोई एक सेंट्रल गवर्नमेंट नहीं थी, उस वक्त की सूरत हाल बता रहे हैं लोग वहाँ के, कह रहे कि हमें बताया जाता था हियर वी डिडंट हैव इवन द लाइफ ऑफ द ऑक्सन एंड हॉर्सेस, यहाँ पर हमारी लाइफ जो वो घोड़े और बैलों से ज़्यादा बदतर थी, यानी उन जैसी भी लाइफ हमें दस्तयाब नहीं थी। यानी कबायली निज़ाम इतना सख्त, इतने रिजिड किस्म के उनके क्या नाम है लॉस थे, उनके प्रिंसिपल थे इस तरह के, कि लाइफ जो आम इंसानों की है वो जानवरों से ज़्यादा बदतर थी कंपेयर टू चाइना इन 1945 और 49। और अगर मुआवजना करें उस चाइना का जिस चाइना के अंदर लोग जानवरों से बदतर ज़िंदगी गुजारते थे, और कंपैरिजन करें 1949 वाले चाइना का, रशिया इन 1917, रशिया 1917 के अंदर डिडंट हैव द ग्रिम इनहेरिटेंस ऑफ अ सेंचुरी। ग्रिम का मतलब होता है सख्त, शदीद, और इनहेरिटेंस मीन वरासत, यानी जो चीज़ आबाओ अजदाद से, फोर फादर से ट्रांसफ़र हुई है। ऑफ अ सेंचुरी ऑफ अ शटरिंग मल्टी कलोनियल एक्सपीरियंस, 1917 के अंदर रशिया को भी इसी तरह का मल्टी कलोनियल एक्सपीरियंस, कसीर आबादियाती जो नौ है उसका तजर्बा हुआ था 1917 के अंदर। यानी जिस तरह से 1917 में रशिया के अंदर बहुत सारी आबादियाँ तश्कील दी गई, बहुत सारे कानून जो थे उसको डेवलप किया गया, मुआशरे के अंदर उसको नाफिज किया गया, अप्लाई किया गया, जिस तरह 1917 के अंदर रशिया ने आगाज़ किया था नौ आबादियाती सिस्टम का, इसी तरह 1949 के अंदर चाइना ने बड़ी तकलीफ दी सूरत हाल से निकलते हुए अपने मल्टी कलोनियल सिस्टम को डेवलप किया, उसको लॉन्च किया। रशिया नेवर सफर्ड चाइनाज फील्ड, रशिया की हालत इतनी भी कभी बदतर नहीं रही जितनी चाइना की हुई थी। सच अ शार्प एंड परवेसिव वेस्टर्न इम्पैक्ट दैट इट वाज फोर्स्ड, क्योंकि रशिया को कभी भी उतने मगरबी तलख हकीकतों का सामना नहीं करना पड़ा, मगरबी जो उतने परेशानियाँ थी उनका सामना नहीं करना पड़ा जितना कि चाइना को फेस करना पड़ा। टुगेदर विद द मैनी अदर एशियाटिक सिविलाइजेशन, बहुत सारी एशियाई तहजीबें और भी थी जिनका चाइना को सामना था, इनटू अ काइंड ऑफ नेशनल शिज़ोफ्रीनिया, और असल में चाइना के लिए एक शिज़ोफ्रीनिया बन गया था, एक नफ्सियाती बीमारी बन गई थी, एक जहनी बीमारी बन चुकी थी। यानी लोग इसको हरगिज़ भी चाइना को तस्लीम करने के लिए तैयार नहीं थे। रशिया अगर उसने मल्टी कलोनियल सिस्टम को लॉन्च किया था तो लोगों ने बड़ी जल्दी उसको एक्सेप्ट कर लिया था, लेकिन यही सिस्टम जब चाइना ने स्टार्ट किया 49 के अंदर तो बहुत ज़्यादा तकलीफ़ों का सामना था, क्योंकि कोई भी इसको एक्सेप्ट करने के लिए रेडी नहीं था। और वो यानी चाइना अपने आप को डेवलप करने की कोशिश कर रहा था, दुनिया के नक्शे के ऊपर अपना वो एक लेके आना चाहिए, सामने लाना चाह रहा था, लेकिन लोग बड़ा सख्त रवैया दे रहे थे इसके सामने आने पे, इसको एक्सेप्ट करने पे। तो चाइना जो कि मेहनत कर रहा था और बड़ी खालिश मेहनत कर रहा था, उस वक्त 1949 का चाइना शिज़ोफ्रीनिया का शिकार हो गया था। मतलब कि उसे बहुत ज़्यादा जहनी परेशानी थी कि मेहनत भी कर रहा हूँ, हर स्टैंडर्ड्स पे पूरा उतरने की कोशिश कर रहा हूँ, इसके बावजूद भी जो मगरब है उसका रवैया तब्दील नहीं हो रहा था। नॉट जस्ट इन टर्म्स ऑफ अ स्प्लिट इकोनॉमी,
बट अबव ऑल इन टर्म्स ऑफ अ स्प्लिट कल्चर एंड स्प्लिट पर्सनैलिटी, इसकी वजह से उनकी ना सिर्फ मईशत डिस्टर्ब हो रही थी बल्कि उनकी सकाफत भी डिस्टर्ब हो रही थी और उनकी रहने वाले लोगों की शख्सियत भी मुतासर हो रही थी। यानी मगरब का एक्सेप्ट ना करना उनको हर लिहाज से नुकसान दे रहा था। उसकी वजह चाइनीज़ लोगों को जब एक्सेप्ट नहीं किया जाता तो चाइनीज़ लोग अपनी ट्रेडिंग नहीं कर सकते थे, मैन पावर ट्रांसफ़र नहीं हो सकती थी। ये सारी वो चीज़ें थी जिसकी वजह से चाइनी लोग जो थे उनका कल्चर इफेक्ट हो रहा था, उनकी पर्सनैलिटीज़ इफेक्ट हो रही थी और उनकी इकॉनमी भी बहुत शदीद इफेक्ट हो रही थी। मेहनत के बावजूद भी यही चाइना, मौजूदा चाइना जिसके साथ नाम मंसूब करना आज अच्छा समझा जाता है, इस चाइना को 1949 के अंदर तस्लीम करने से भी गुरेज किया जाता था। इन चाइना द इंडिविजुअल हैज़ बिन रेस्क्यूड फ्राम द आफ्टर मैथ ऑफ अनफॉर्चुनेट हेरिटेज। चाइना के अंदर इंडिविजुअल हैज़ बिन रेस्क्यू, हर इनफरादी बंदे को हुकूमत ने कोशिश की बचाया, फ्राम द आफ्टर मैथ कहते हैं तबाहकुन असरात को, तबाहकुन असरात ऑफ द अनफॉर्चुनेट हेरिटेज, अनफॉर्चुनेट तबाहकुन हेरिटेज विरसा, बाय द न्यू फाउंड कंपेनियनशिप। चाइना के अंदर हर इनफरादी बंदे को तबाहकुन असरात जो थे विरासत के उससे बचाया गया। न्यू फाउंड कंपेनियनशिप, नई मुश्तरका रफ़ाकतें कायम की गई। कॉमन पर्पज़, एक आम मकासद पैदा किए गए। डिसिप्लिन ऑफ मैस ऑर्गेनाइजेशन, अवामी तंजीम के हकूक़ के लिए तंजीमें बनाई गई। जस्ट एज द वियतनाम से विथस्टूड अमेरिका टेक्नोलॉजी टू द एसेटिक मिलिटेंट, जिस तरह वियतनाम ने अमेरिका का साथ दिया था मुकाबला करने के लिए एसेटिक मिलिटेंट्स का, यानी कि मिलिटेंट कहते हैं वो जो जंगजू किस्म के लोग होते हैं, और एसेटिक मिलिटेंट्स मतलब जो तारक दुनिया, यानी जिन्होंने अपने ही एक वर्ल्ड, अपने प्रिंसिपल्स, अपना एक सेक्टर बनाया होता है। वियतनामियों ने कहते हैं जिस तरह से साथ दिया था अमेरिका का अपने ही मुल्क के अंदर मौजूद जो जंगजू थे उनको ख़त्म करने के लिए, चाइनीज़ हैव गॉन स्ट्रेट टू द रूट्स ऑफ द प्रॉब्लम। इसके बरक्स चाइनी मसले की जड़ तक पहुँचे, दैट हैव प्लेग्ड एशियन कंट्रीज़ फॉर थाउजेंड ऑफ ईयर, जिसकी वजह से एशियाई ममालिक जो थे वो मुतासर हो रहे थे कई सदियों से। द लैक ऑफ फूड, उनमें कौन कौन से मसाइल शामिल थे, यानी चाइना को जो मसाइल दरपेश थे उन्होंने मगरब के साथ डिस्कस करने के बजाय उनके रूट काज देखे कि वजह क्या है, बजाय इसके कि हम किसी की हेल्प लें। रूट काज पे जाके उन्होंने रूट जो काज थे उनको सॉल्व किया, जिसकी वजह से वो एक उभरती हुई मईशत बन गया। लैक ऑफ फूड के किन किन मसाइल का सामना होता है लोगों को, खुराक की कमी हो सकती है, लो लेवल्स ऑफ न्यूट्रिशन, ग़िज़ाइयत की कमी, ग्रॉस इनइक्वलिटीज़, अदम मसावात मुआशरे के अंदर, ऑफ इनकम, पैसे की अदम मसावात, एंड कंजम्पशन और ख़र्च करने की अदम मसावात, अनएम्प्लॉयमेंट, बेरोज़गारी, एंड सेंस ऑफ सोशल यूजलेसनेस, और समाजी बेकारी, एंड द ब्लाइंड एक्सपेंशन ऑफ द सिटीज़, और शहरों का जो अंधाधुंध फैलाव है, यानी लोग रोज़गार के सिलसिले में सारे एक ही जगह पर इकट्ठे हो जाते हैं आगे, जिसकी वजह से मुख्तलिफ मसाइल पैदा होते हैं। चाइना ने जब रूट काज सर्च की तो उन्हें मालूम हुआ कि ये वो बुनियादी मसाइल है, अगर इनको हल कर लिया जाए तो ना मुल्क के अंदर मिलिटेंसी होगी, ना मुल्क के अंदर इनडिसिप्लिन सिचुएशन होगी, और ना ही मुल्क के अंदर कोई इनइक्वालिटी हो सकती है। यानी इन मसाइल को उन्होंने हल किया, और ये मसाइल उन्होंने बगैर अमेरिका की हेल्प के और बगैर किसी वेस्टर्न कंट्री की हेल्प के उन्होंने हल किए, जिसकी वजह से चाइना जो वो तरक्की की शाहराह पर चांद निकला। पार्ट 1 आज हमने इसका देखें। इसके अंदर फर्स्ट पैराग्राफ के अंदर हमें चाइनीज़ इंपॉर्टेंस दिखाई गई, फिर चाइना का थोड़ा सा बैकग्राउंड दिखाया गया, पस मंज़र शेयर किया गया कि कैसे तस्लीम नहीं किया जाता था, और जिसको फिर तस्लीम नहीं किया जाता था बाद में उनके साथ ताल्लुकात रखना बेहतर बल्कि फ़ख्र का सबब समझा जाता था। फिर चाइना ने अपने माशरती मसाइल को कैसे हल किया, फिर चाइना को किन किन माशरती मसाइल का सामना था जब वो 49 के अंदर था, यानी एज जब 49 के अंदर थी उसकी, यानी अभी समझ लो कि दुनिया के लिहाज से उसकी एज 1 ईयर ही थी, फर्स्ट ईयर ही चल रहा था उसका। उस वक्त किन किन मसाइल का सामना था चाइना को, और उस पर काबू पाने के लिए उन्होंने तारीख़ को पढ़ा और किस तरह से उन्होंने रूट काज जो थे इन मसाइल के उन पर काबू पाकर अपने माशरे को बैलेंस किया। पार्ट 1 की डिस्कशन इसके साथ ही क्लोज़ होती है, और मूव करते हैं आज के हम सेकंड टॉपिक की तरफ जो कि इडियोमेटिक फ्रेजेस हैं। और आज हमारी डिस्कशन है इडियोमेटिक फ्रेजेस फ्रॉम 421 टू 430। ओवर एंड अबव के अलावा आई हैव अ बॉल पॉइंट ओवर एंड अबव अ पेन, मेरे पेन के अलावा मेरे पास एक बॉल पॉइंट भी है। ओवर हेड एंड ईयर्स, मुकम्मल तौर पर, ही इज़ ओवर हेड एंड ईयर्स इन डेट, वो मुकम्मल तौर पर कर्जे में मुब्तला है। ठीक है। वंस ही वाज अ रिच मैन बट नाउ ही इज़ आउट एट एल्बोज, वो गरीब था लेकिन अब इस वक्त क्या है वो आउट एट एल्बोज, सॉरी ही वाज अ रिच मैन, पहले वो अमीर हुआ करता था और अब वो गरीब शख्स है। आउट ऑफ क्वेश्चन, नामुमकिन, वी कांट गो आउट इन दिस वेदर, इट इज़ आउट ऑफ क्वेश्चन, हम इस मौसम में बाहर नहीं जा सकते, ये एक नामुमकिन बात है।
ऑफ नो अवेल, बेकार, ऑल आर एफर्ट्स टू परसुएड हर आवर ऑफ नो अवेल, हमारी सारी कोशिशों को कायल करने की बेकार गई। ऑन द ईव ऑफ, करीब, ही वॉज वेरी हैप्पी ऑन द ईव ऑफ हिज मैरिज, शादी के करीब वो बहुत ज़्यादा खुश था। ऑन द अलर्ट चौकस, आर आर्म फोर्सेज आर ऑन द अलर्ट अगेंस्ट एनी सरप्राइज अटैक, हमारी आर्मी की जो क़ुव्वतें हैं, ताकतें हैं, वो किसी भी मुमकिन अचानक हमले के लिए तैयार है। ऑन द कंट्री, इसके बरक्स, यू विल गेट टायर्ड ऑफ इट, ऑन द कंट्री आई शैल एन्जॉय इट, अगर आपको इस मसले का सामना इससे उकता गए हो, इसके बरक्स मैं इसको बड़ा एंजॉय करूँगा। ऑन द वर्ज ऑफ करीब, द कंट्री इज़ ऑन द वर्ज ऑफ डिजास्टर, मुल्क तबाही के बिल्कुल करीब था। एंड आउट ऑफ ऑर्डर, ख़राब, दिस सीलिंग फ़ैन इज़ आउट ऑफ ऑर्डर, ये जो छत वाला पंखा है ये ख़राब है। और आउट ऑफ वुड, मुसीबत से निकलाना, वी आर नॉट येट आउट ऑफ वुड, अभी हम मुसीबत से बाहर नहीं निकले हैं। 421 to 430 पैरा वर्ड्स हैं, इसके साथ हमने कंप्लीट किए। आज के दोनों टॉपिक्स कंप्लीट होते हैं आज के लेक्चर के।